O hidden life, vibrant in every atom. Oh, hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. Oh, hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. Oh, hidden love, embracing all in one. May each who feels himself as one with thee May himself one himself me. know he is also one with every other. One. अब तक हम समझ चुके हैं कि सोलर लॉगस, जो कि हमारे लिए ईश्वर हैं, जो निर्माता हैं सोलर सिस्टम के, उनका कार्य सोलर सिस्टम को बनाने का और उसको चलाने का है। और उनका प्लान इस सोलर सिस्टम को लेकर है, जिसको हम डिवाइन प्लान भी कहते हैं। और एनी बेसेंट कहती हैं कि ये जो प्लानिंग करी गई है कि सोलर सिस्टम कैसे होगा, क्या उसके अंदर चीज़ें चलेंगी, ये सब अटमोस्ट इंजेन्युइटी, बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म लेवल से बहुत ऊंचाई तक हर एक एंगल से सोचा समझा बेस्ट तरीका जो हो सकता है, वो उस तरीके से प्लानिंग इसमें करी गई है। और इसके अंदर एवोल्यूशन होगी। एवोल्यूशन उन सब प्राणियों की होगी जो हमें सोलर सिस्टम में दिखाई देते हैं। और सारे ही प्राणी, सारी ही चीज़ें, चाहे हमारे को मालूम हो चाहे ना हो, जैसे कि पत्थर हैं, पहाड़ हैं, ये हमें प्राणी नहीं लगते, मगर ये भी लाइफ के हिस्से हैं और इनकी भी एवोल्यूशन या विकास हो रहा है। तो अभी तक जो हमें बताया गया है वो ये है कि 7 प्रकार के टाइप्स ऑफ एवोल्यूशन हैं, ये एवोल्यूशनरी लाइंस हैं जो चल रही हैं। ये स्लाइड ली गई है फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ थियोसफी नाम की किताब से, जो कि हमारे थियोसफिकल सोसाइटी के 4th प्रेसिडेंट ब्रदर सी जिनराज दास थे, उनके किताब से ली गई है। इसके अंदर हमें मालूम पड़ता है कि एक सिर्फ एवोल्यूशनरी लाइन ह्यूमैनिटी की है। हम तो ह्यूमंस हैं, हम तो दिखाई देते हैं। हम जानवरों को भी देखते हैं, एनिमल्स को देखते हैं, इंसेक्ट्स को, बर्ड्स को, सब देखते हैं हम। तो चिड़िया और ये सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। और साथ ही साथ हम वेजिटेबल्स, पेड़ पौधे भी देखते हैं। और अभी मिनरल्स की बात हो ही गई कि हमने पहाड़, पत्थर, ये सारी जो चीज़ें हैं, ठोस पदार्थ, ये सब हम देखते हैं। ये 4 तो हमें दिखाई देते हैं। इनके अलावा कुछ एलिमेंटल एसेंस भी है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक और है लाइन ऑफ एवोल्यूशन देवास की, जो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं, मगर इनके अंदर भी इसकी भी बात करेंगे। इनकी भी एवोल्यूशन चल रही है। कुछ सेल लाइफ है, जो हमारे सेल्स हैं, जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं इनको। उनकी भी कुछ अलग से एवोल्यूशनरी लाइन चल रही है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है। तो अभी तक हमने देखा ह्यूमैनिटी की, देवा एवोल्यूशन की, सेल लाइफ के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया बताया गया है। और फिर केमिकल एलिमेंट्स, ये जो केमिकल एलिमेंट्स हैं, ये एटम्स हैं, इनके बारे में जितना हमारे को रिवील करा गया है हमने ऑलरेडी देखा है। और फिजिकल, अल्टीमेट फिजिकल एटम जो है, उसके बारे में बात करी है। तो ये सब की भी एक एवोल्यूशनरी लाइन चल रही है। वो क्या है, क्या उसके अंदर डिटेल्स हैं, हमें इसके बारे में ज़्यादा नहीं बताया गया है। 3 एवोल्यूशनरी लाइंस के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं बताया गया। तो हम देखते हैं कि सोलर सिस्टम, अगर ऊपर से टॉप डाउन अप्रोच देखें, तो सोलर सिस्टम के अंदर 10 स्कीम चल रही हैं। उनको हम कहते हैं 10 स्कीम ऑफ एवोल्यूशन। जैसे कि एक शहर है जिसको हम सोलर सिस्टम कह सकते हैं, और उसमें 10 फैक्ट्रियां चल रही हैं, तो 10 स्कीम्स चल रही हैं। हर एक स्कीम के अंदर 7 चेन, तो हर एक फैक्ट्री में 7 अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। तो हर एक स्कीम के अंदर 7 चेन
कंप्लीट होती हैं तो एक स्कीम कंप्लीट होती है। चेन भी हम समझ चुके हैं पहले, स्कीम भी समझ चुके हैं, बस अब जो हम लोग में से नए हैं या हम या दोबारा समझना चाहते हैं उनके लिए ये सब जो है मैं बात कर रहा हूँ अभी। हर एक चेन के अंदर 7 राउंड होते हैं। मतलब कि वो जो फैक्ट्री है उसमें जो 7 हिस्से हैं, हर एक 7 हम कहेंगे फ्लोर हैं, ऐसे सोच लीजिए। हर एक फ्लोर के ऊपर 7 टेबल हैं जिस पे कार्य चल रहा है, 7 राउंड हैं, 7 राउंड। और फिर हर एक राउंड के अंदर 7 प्लेनेट हैं जिस पे काम चलता है, और हर एक प्लेनेट पे 7 रेसेस हैं। इसको हम अगर और समझना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जब 7 रेसेस आ जाती हैं, जैसे कि अभी करंटली 5th रेस चल रही है हमारे प्लेनेट पे, तो हमारे प्लेनेट के ऊपर, अभी पृथ्वी के ऊपर 5 जातियां आ चुकी हैं। ये 5वीं चल रही है जिसको हम आर्यन कहते हैं। ये सब बातें हो चुकी हैं, और जब ये 7 आ जाएंगी और सातों का काम पूरा हो जाएगा तो एक प्लेनेट का कार्य या एक प्लेनेट पे जो एवोल्यूशन है वो कंप्लीट हो जाएगी। एक प्लेनेट पे जब एवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो उस प्लेनेट से लाइफ एक दूसरे प्लेनेट पे चली जाएगी। हम यहाँ देखते हैं कि जैसे कि इस ग्लोब पे, ए ग्लोब के ऊपर जब लाइफ के 7 रेसेस कंप्लीट हो जाएंगी तो लाइफ यहाँ से फिर बी ग्लोब पे आ जाएगी। जब बी ग्लोब के अंदर भी 7 रेसेस का पूरा कार्य हो जाएगा तो लाइफ फिर आगे चल के लाइफ वेव, जैसे हमने पिछली बार पढ़ा था, लाइफ स्ट्रीम या लाइफ वेव फिर सी ग्लोब पे आ जाएगी। यहाँ पे भी जब 7 रेसेस, 7 जातियां पूरी आके खत्म कर देंगी अपने एवोल्यूशनरी जो भी सिस्टम होगा, प्लान होगा, उसके हिसाब से तो फिर डी ग्लोब में आएगी। इस तरीके से 7 रेसेस आते आते सारे ग्लोब्स के ऊपर, जो कि 7 ग्लोब्स हैं, ये आके कंप्लीट करेंगे। इन सातों को, इन सातों ग्लोब्स पे जब लाइफ आ चुकी होगी तो उसको हम कहेंगे एक राउंड कंप्लीट हो गया। एक राउंड, और एक राउंड जब कंप्लीट हो गया उसके बाद में फिर लाइफ दोबारा इस जी ग्लोब से दोबारा ए ग्लोब में जाएगी और फिर एक और चक्र ऐसा पूरा करेगी। तब हम कहेंगे कि दूसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया। ऐसे करते 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 जब 7 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे, 7 राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे तब हम कहेंगे कि एक चेन कंप्लीट हो गई है, एक चेन कंप्लीट हो गई। जब ऐसे 7 चेन कंप्लीट हो जाएंगी, जब ऐसे 7 चेन कंप्लीट हो जाएंगी तब हम कहेंगे कि एक स्कीम कंप्लीट हो गई, एक स्कीम कंप्लीट हो गई। और ऐसे जब 10 स्कीम्स कंप्लीट हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि जिस वजह से सोलर सिस्टम को बनाया गया था वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा, वो कार्य पूरा हो जाएगा, और सोलर सिस्टम जो है उस टाइम पे जो हमें समझाया गया है वो डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसका कार्य आने का, बनने का पूरा हो गया। तो ये बहुत करोड़ों 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 सालों का पूरा प्रोसेस है, और इसके अंदर अभी हमने जो, जिन्होंने ये जो पहले 3 पार्ट्स नहीं देखे या दोबारा देखना चाहते हैं तो हमारे थियोसफी दिल्ली के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर ये अवेलेबल हैं, तो वहाँ अपलोडेड हैं, आप देखिएगा। वो पूरी की पूरी ये सब बातें थोड़ी डिटेल में वहाँ हो चुकी हैं, और
सब टाइमलाइन के हिसाब से बताया गया है कि कैसे कैसे चीज़ें कंप्लीट होती हैं, हम कौन सी चेन में हैं, कौन से राउंड में हैं, कौन सा हमारा अभी ग्लोब चल रहा है। आगे चल के भी जब हम डिटेल में जाएंगे अर्थ स्कीम के ऊपर, तब हम फिर दोबारा इसको रिविजिट करेंगे हमारी चेन के हिसाब से, हम कौन से राउंड पे हैं, हमारे अंदर कौन सा ग्लोब और कौन सा रेस चल रही है और किस किस तरीके से चल रही है। तो ये सारी जो हैं बातें उस टाइम पे फिर और डिटेल में दोबारा करी जाएंगी। अभी फिलहाल के लिए इतना ही समझ लें कि 10 स्कीम, 7 चेन, 7 राउंड, 7 प्लैनेट, 7 रेसेस। जब 10 स्कीम पूरी हो जाएंगे, सोलर सिस्टम का जो कार्य है वो पूरा हो जाएगा। दूसरी चीज हमने समझी कि सोलर लोगोस जो हैं, सोलर लोगोस जो हैं वो जब इस सृष्टि को, हमारे जो सोलर सिस्टम को बनाने का कार्य स्टार्ट करते हैं, तो उनके अंदर 3 एनर्जीज या 3 सेंटर्स हैं, अलग अलग हम कहेंगे कि 3 डिपार्टमेंट हैं, वो कार्य में आना चालू होते हैं, वो चालू करते हैं अपना काम। उसमें सबसे पहला जो काम करना चालू करता है वो है थर्ड लोगोस। तो ये जो थर्ड लोगोस हैं, जब ये कार्य करना स्टार्ट करते हैं तो हम उसको थियोसफी में कहते हैं फर्स्ट आउटपोरिंग। कई बार उसे फर्स्ट लाइफ वेव भी बोला है। तो अलग अलग किताबों में अगर ऐसा है फर्स्ट आउटपोरिंग या फर्स्ट लाइफ वेव, तो आप समझिएगा कि थर्ड लोगोस से बात हो रही है। थर्ड लोगोस को हम तो थियोसफी में कहते हैं ब्रह्मा, मगर जो बाकी लोग हैं अलग अलग रिलीजन्स के अंदर, ट्रेडिशंस में, उनको नाम अलग दिया गया है। जैसे कि हम ये देखते हैं यहाँ पे कि हिंदू जो लोग हैं, लोग सनातनी हैं, तो यहाँ तो हम थर्ड लोगों को कहते हैं ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई। क्रिश्चियन जो हैं वो कहते हैं होली गोस्ट। बाकी लोगों ने अपने अपने अलग अलग नाम दिए हुए हैं। हिब्रूज ने अपने अलग दिए हैं, इजिप्शियंस ने अलग दिए हैं, जोरास्ट्रियंस ने अपने अलग दिए हैं। आपने सुना होगा अहुर महजदा के नाम से हमारी किताबों में आते हैं। स्कैंडिनेवियन ट्रेडिशन में अलग है, ड्रुइडिक में अलग है, फिनिशियन में अलग है। ये जो ट्रिनिटीज हैं, ये जो ट्रिप्लिकेट्स का जो मामला है, ये हर एक अलग रिलीजन के अंदर दर्शाया जाता है किसी न किसी रूप के अंदर। तो हम ये देखते हैं यहाँ पे कि सबसे ऊपर ये जो सर्कल है, ये सोलर लोगोस का है। इसको हम मानते हैं सोलर लोगोस हैं। इनके जो ये थर्ड लोगोस हैं, जो ये थर्ड लोगोस हैं, जो भी ब्रह्मा जी हमने कहा, ये जब अपना कार्य स्टार्ट करते हैं तो ये सारे जो प्लेन्स ऑफ नेचर हैं, फिजिकल, एस्ट्रल, मेंटल, ये सारे बनाते हैं। फिजिकल बनाएंगे, एस्ट्रल, मेंटल, बुद्धिक, आत्मिक, अनुपादिक आदि। बनता ऊपर से नीचे, तो पहले ये बनता है आदि, फिर अनुपादक, फिर आत्मिक, इस तरीके से कार्य चलता रहता है। 49 सब प्लेन्स बनते हैं मैटर की डेंसिटी के हिसाब से। उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग, उसके हिसाब से चीज़ें बनती हैं। ये सब हम काम ऑलरेडी इसकी पढ़ाई कर चुके हैं। तो जब ये कार्य कंप्लीट हो जाता है ब्रह्मा जी का या थर्ड लोगोस का, उसके बाद में ये जो सेकंड लोगोस हैं, ये अपना कार्य स्टार्ट करते हैं। और ये जो एटम्स बनाए होते हैं, इन एटम्स के अंदर अपनी एनर्जी डाल के, उनको अपनी लाइफ से एनरिच करके, और उनके अंदर एबिलिटी लेके आते हैं कि वो एक दूसरे से ज्वाइन करें और फॉर्म्स बनाएं। तो फॉर्म्स का मतलब होता है कि जैसे कि पत्थर हैं, पत्थर अलग अलग शेप साइजेस में जो जुड़े हुए रहते हैं। प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधों के अपने अपने फॉर्म्स हैं, अपने अपने शरीर हैं पौधों के अलग अलग। जानवरों के अपने अपने शरीर हैं, और ह्यूमन बीइंग का भी जो शरीर है, ये जो फॉर्म है, ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर लाइफ है, ये स्ट्रक्चर जो है ये बनाना चालू करते हैं। तो इसको जब वो स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे मोनेडिक एसेंस के लेवल से स्टार्ट होता है। हम ये देखेंगे कि आदि प्लेन पे, अनुपादक प्लेन पे, आत्मिक प्लेन पे और बुद्धिक प्लेन पे मैटर बहुत कम होता है। इन चारों प्लेन्स पे मैटर बहुत कम होता है। मैटर की डेंसिटी एकदम बढ़ती है जब हम हायर मेंटल प्लेन, लोअर मेंटल प्लेन, एस्ट्रल प्लेन और फिजिकल प्लेन पे आते हैं। और हम यहाँ पढ़ते हैं एलिमेंटल एसेंस 1, 2, 3,
फिर मिनरल, वेजिटेबल, एनिमल और फिर ह्यूमन, इसकी बात करी गई है। अभी हम लास्ट टाइम हमने यहाँ तक ही थोड़ा बहुत करा था और एलिमेंटल एसेंस को भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं कर पाए थे, मगर फिर भी बता दिया था। आज हम देखते हैं किस तरीके से और कुछ हम इसके अंदर कर सकते हैं। उससे पहले हमें एक चीज़ और देखनी पड़ेगी कि हम आगे वहाँ तक जाएं कि यहाँ पर जो ये कार्य करते हैं सेकंड लोगोस जो कार्य करते हैं, इनकी सहायता, या हम कहेंगे कि सहायता तो शब्द ठीक नहीं है, इनके कार्य के अंदर जिन एजेंसीज को ये इस्तेमाल करते हैं, वो एजेंसीज में से एक एजेंसी को अब हम पढ़ेंगे, समझेंगे, और वो है देवास। संस्कृत में देवास हम बोलते हैं और अंग्रेजी में उन्होंने शाइनिंग वंस कहा गया है, द शाइनिंग वंस। ये इसलिए कहा जाता है कि इनके अंदर से एक रेडियंस निकलती है, ये रेडिएट करते हैं, ये ऐसा लगते हैं जैसे इनके आसपास एक ऑरा है, तो इसलिए इनको शाइनिंग वंस कहा गया है अंग्रेजी में। ये हिब्रूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम रिलीजन्स में इनको आर्क एंजल्स और एंजल्स भी बोला गया है, इसलिए अंग्रेजी में इनको एंजल्स भी कहते हैं, क्योंकि क्रिश्चियंस जो हैं वो एंजल्स की बात करते हैं। मुस्लिम रिलीजन में भी अलग अलग फरिश्तों की बात करी गई है, और हमारे सनातन धर्म हिंदू जो हमारे देश है इसके अंदर हम इनको देवास के नाम से जानते हैं। इनके बारे में ये कहा गया है कि ये these beings have been brought over by the logos from a preceding evolution। इनके भी बहुत ग्रेडेशंस हैं, हायरार्की है, इनके अपने लेवल्स हैं। वो ये सारे बीइंग्स जो हैं ये पिछले एवोल्यूशन से, पिछले सोलर सिस्टम से या पिछली और कोई दूसरी चेंज से, जो करंट चेन में एवोल्यूशन चल रहा है वहाँ से इनको लेके आया जाता है, और इनको फिर इनके अपने ग्रोथ, अपनी डेवलपमेंट देवास की कितनी हुई है उसके हिसाब से इनको कार्य में लगाया जाता है। तो ये सब काम सेकंड लोगोस करते हैं, और फिर बाद में ये लेटर विद मैन इन वर्किंग आउट हिज स्कीम ऑफ एवोल्यूशन। जब इंसान, ह्यूमन बीइंग काफ़ी हद तक इवॉल्व हो जाते हैं, तो वो भी इनके साथ कोऑपरेट करके और एवोल्यूशनरी जो स्कीम है उसके अंदर मदद करते हैं। अभी फिलहाल जो है शुरुआती दौर के अंदर देवों का काम बहुत ज़्यादा होता है, जब तक इंसान उनके साथ में मिलके और वो कार्य को बांटे ना, जिसके लिए ये सब पूरा सोलर सिस्टम आया हुआ है। देवास का भी बारे में हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि देव एवोल्यूशन जो है, ये भी स्लाइड फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ थियोसफी से है। अब अगर हम देखें इनके अंदर भी एवोल्यूशन चल रही है। हमने पहले भी देखा था कि एवोल्यूशन जो थी उसकी जो हमने बात करी थी कि ये देवा एवोल्यूशन जो चल रही है, देवा एवोल्यूशन जो चल रही है, इसके अंदर भी ग्रोथ है। जैसे ह्यूमन बींग्स के एवोल्यूशन में, जब ह्यूमन बींग कहाँ से बनते हैं? एनिमल से। एनिमल से पहले वेजिटेबल होते हैं, प्लांट्स होते हैं, फिर मिनरल्स होते हैं। इनके यहाँ पे भी ऐसे होता है कि मिनरल लेवल से और उससे भी नीचे थोड़ा सा वो साथ साथ मिनरल लेवल से ही चालू करते हैं, मिनरल और इथरिक से स्टार्ट करते हैं, और वेजिटेबल, एनिमल, नेचर स्पिरिट, ये सब बनते 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 फिर फाइनली जब इंडिविजुअलाइज हो जाते हैं तो उनको देव बोला जाता है। यहाँ पे भी जब इंडिविजुअलाइजेशन होती है तो उसको ह्यूमन बींग कहा जाता है। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब जब एक अकेला एक जो है वो अपने आप में पूर्ण हो जाता है। वो हम बाद में बात करेंगे इंडिविजुअलाइजेशन के बारे में भी, जब हमारे को, जब उस टॉपिक पे और आगे आएंगे हम। अभी फिलहाल तो हम इतना ही समझते हैं कि देवास भी हैं, वो भी इवॉल्व हो रहे हैं। तो इवॉल्व देवास और जो अभी इवॉल्व हो रहे हैं देवा, वो सारे के सारे जो हैं उन सबको इंपोर्ट करा जाता है। ऐसे हम भाषा में समझे तो अच्छा है। तो यहाँ कहते हैं ब्रॉट ओवर बाय द लोगोस, वो इंपोर्ट करा जाता है और उनसे उनको फिर कार्य करवाया जाता है। अगर हम यहाँ देखें कि मिनरल लाइफ तक जो है, यहाँ पे लाइफ जब आती है सेकंड लोगोस की,
फिर यहाँ से बाइफर्केशन स्टार्ट होती है, और सिर्फ इतना हिस्सा जो है ये जाता है ह्यूमन एवोल्यूशन की तरफ। ये अडेप्ट्स जो हैं ह्यूमन एवोल्यूशन, डिसाइपल्स, मैन, मैमल्स, ग्रेटर रेप्टाइल्स, लोअर मैमल्स, ट्रीज, फ्लावरिंग प्लांट्स, फर्न्स, मॉसेस, ये यहाँ पे हिस्सा तो ये जा रहा है सिर्फ ह्यूमैनिटी को, बाकी सारा हिस्सा जो है देवा एवोल्यूशन में जा रहा है। तो पृथ्वी के ऊपर, पानी के अंदर, सैलेमेंडर्स होते हैं आग के अंदर, और हवा के अंदर जो क्लाउड स्पिरिट्स हैं, जिनको हम कहते हैं सिल्फ्स भी, ये सारे जो देव हैं, देव के एवोल्यूशन के पार्ट बनते हैं। तो ग्रासेस, सीरियल्स, बी एंड्स, टाइनी इथरिक क्रीचर्स, स्मॉलर रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड फेरीज, सैलमेंडर्स, ऐसे यहाँ पे जो पानी के अंदर जीव पाए जाते हैं, जिसमें मछलियाँ होती हैं अलग अलग टाइप की, ये सब अल्टीमेटली बनती हैं देवास। ये देव बनती हैं, एंजल्स बनती हैं, और दोनों जाके मिलते हैं बहुत ऊपर, एक एवोल्यूशनरी पाथ इनका जाके ज्वाइन होता है। बहुत हाई एडेप्ट्स जो होते हैं, एडेप्ट भी कहना ठीक नहीं, उनसे भी बहुत हाई लेवल पे होते हैं, इनको एक शब्द, मतलब जो टर्म दिया गया है वो है ध्यान चौहान। जो देव होते हैं, इनकी बॉडीज जो हैं वो बनी गई हैं एलिमेंटल एसेंस से, और इनका एक बहुत बड़ा काम होता है कि ये एलिमेंटल एसेंस को इम्प्रूव करें। एलिमेंटल एसेंस के बारे में हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में, तो तब हमें समझ में आएगा कि इनका कार्य क्यों इतना इम्पोर्टेंस रखता है। एलिमेंटल एसेंस को इम्प्रूव करने का इनका बहुत बड़ा काम है। ये एलिमेंटल एसेंस को अपने बॉडीज में लेते हैं, बनाते हैं, और उनको इम्प्रूव करके बाहर फेंकते हैं या छोड़ देते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ को लें, उसको अच्छा से उसको तैयारी करें, उसके अंदर प्रॉपर्टीज डालें, उसके अंदर अपनी एनर्जी डालें, उसकी इम्प्रूवमेंट होगी, और फिर हम उसको जनरल सर्कुलेशन में छोड़ दें। फिर हम फिर दूसरा कुछ और लें और फिर छोड़ दें। ऐसे करते करते वो इम्प्रूवमेंट करते चले जाते हैं। देव जो हैं वो एनिमल्स के साथ में, जो एनिमल के इंस्टिंक्ट्स हैं, जो उनके अंदर सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं, ऐसे ही वेजिटेबल्स में, प्लांट्स में, मिनरल्स में, जो कुछ भी जो एक हम कहते हैं नेचुरल तरीके से मिनरल्स, वेजिटेबल, एनिमल्स जो कार्य करते हैं, वो इनकी देन है। ये इनका एक्शन बहुत ज़्यादा होता है देवास का इसके अंदर, उनको उस तरीके से बिहेव करवाने में। जैसे एक फूल खिलता है, फूल के खिलने के अंदर जो देवास के लोअर लेवल्स के जो प्राणी होते हैं, जिनको हम नेचर स्पिरिट्स कहते हैं, उनका बहुत बड़ा एक्शन होता है, और नेचर स्पिरिट्स को गाइड करते हैं हायर देवास। तो एक कंट्री साइड या एक इलाके के अंदर एक बड़ा देव होता है, और उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे देव काम कर रहे होते हैं, नेचर स्पिरिट्स काम कर रहे होती हैं, और वो उस एरिया का मालिक होता है। मालिक है, ये सुपरवाइज करता है वो उसकी एवोल्यूशन को, और उसके अंदर जितने भी मिनरल्स, वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स का मतलब प्लांट लाइफ और एनिमल लाइफ जो कुछ भी होती है, वो उस सब को जितना भी कर्म के हिसाब से और उसके अपनी एबिलिटी के हिसाब से और जो प्लान ऑफ एवोल्यूशन है उसके हिसाब से, वो उनको गाइड करता है, अपने नेचर स्पिरिट्स को, अपने लोअर देवास को, ताकि उनके अंदर वो इम्प्रूवमेंट्स आए, चेंजेस आए, और वो जल्दी से जल्दी इवॉल्व कर सकें। इसलिए इनको बोला गया है दे आर द एक्टिव एजेंट्स इन द वर्क ऑफ द लोगोस, और यही करते हैं जो डिटेल में जो प्लान है लोगोस का, उसको कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। बहुत बड़ा टॉपिक है देवास का, और हमारे यहाँ पे एक किताब भी है थियोसॉफिकल सोसाइटी में, देवास एंड मेन, उसको भी हम पढ़ सकते हैं जो इंटरेस्टेड हों। बाकी अलग अलग जगहों पे देवास के बारे में बात करी गई है। जॉफरी हडसन जो रहे हैं, उन्होंने तो बहुत ही डिटेल में देवास के बारे में बताया है। द किंगडम ऑफ द गॉड्स, ब्रदरहुड ऑफ एंजल्स एंड मैन, कई किताबें हैं उनकी। हम लोग जो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में पता करने के लिए, वो ज़रूरी आगे जाके देवा किंगडम के बारे में वो पढ़ सकते हैं उनको।
अब हम देखते हैं कि इस एलिमेंटल एसेंस की हमने बात करी है, तो ह्यूमन लाइफ जिससे हम कनेक्टेड हैं उसके अंदर हम समझते हैं ह्यूमैनिटी तो हमें समझ में आती है, हम पुरुष होते हैं, हम इंसान हैं। और फिर हमें एनिमल लाइफ भी समझ में आती है, हमें प्लांट लाइफ भी समझ में आती है, और हमें मिनरल लाइफ मतलब जो 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 पत्थर वत्थर सारे, जो लकड़ वक्कड़ सारी चीज़ें जो हैं, हम जो ठोस देखते हैं इनको छोड़ के हमें ये चार ही तो दिखाई देते हैं दुनिया के अंदर। इसके अलावा तीन और किंगडम्स की बात करी गई है, एलिमेंटल किंगडम 3, एलिमेंटल किंगडम 2, एलिमेंटल किंगडम 1। और हमारी थियोसॉफिकल बुक्स के अंदर ये बहुत आता है बार बार, एलिमेंटल शब्द। तो मैंने उसको कंसाइज कर दिया यहाँ पे ताकि हमें समझ में आए थोड़ा बहुत कि जब हम एलिमेंटल एसेंस पढ़ें किसी किताब में तो उसका मतलब क्या है, एलिमेंटल किंगडम जब हमारे को समझ में आए दिखाई दे तो उसका मतलब क्या है, जब फिजिकल एलिमेंटल इस्तेमाल हो किसी किताब में पढ़ें तो उसका मतलब क्या है, एस्ट्रल एलिमेंटल पढ़ें तो उसका मतलब क्या है, मेंटल एलिमेंटल का मतलब क्या है, और आर्टिफिशियल एलिमेंटल का मतलब क्या है। ये छह तरीके से हमें एलिमेंटल्स के बारे में कहीं ना कहीं हमारी किताबों में टकराव होगा, कहीं ना कहीं मिलेंगे हमें। कई बार प्योरली एलिमेंटल शब्द भी इस्तेमाल होगा, एलिमेंटल्स भी इस्तेमाल होगा, वो रेयर है अब तो, जो नया लिटरेचर है, पर पुराना भी होगा तो भी इसको समझने के बाद वो आसानी से समझ में आ जाएगा अगर अकेले में एलिमेंटल भी शब्द इस्तेमाल हो रहा है तो। हम सबसे पहले एलिमेंटल एसेंस को समझने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ उससे जुड़ा हुआ एलिमेंटल किंगडम, ये दोनों को हम समझने की अब हम कोशिश करते हैं। एलिमेंटल एसेंस क्या है, उससे पहले हम समझते हैं कि मोनाडिक एसेंस क्या है। जब सेकंड लोगोस अपनी लाइफ से जो मेंटल, एस्ट्रल और फिजिकल प्लेन्स का एटॉमिक मैटर है उसको एनसोल करते हैं, मतलब कि उसके अंदर अपनी लाइफ को जोड़ते हैं। एटॉमिक मैटर का मतलब जो सबसे सूक्ष्म सब प्लेन है मेंटल, एस्ट्रल और फिजिकल प्लेन का, हर एक प्लेन में जो फिजिकल प्लेन है उसके अंदर, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये देखेंगे हम यहाँ पे, हम एस्ट्रल प्लेन देखते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। एस्ट्रल प्लेन में ये 7 सब प्लेन है, 1 2 3 4 5 6 7। सातवां जो है सबसे ठोस सब प्लेन है, मतलब कि एस्ट्रल प्लेन के पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठोस मिलेंगे हमें, इसलिए इसको एस्ट्रल सॉलिड भी कह सकते हैं। छठे को एस्ट्रल तरल या एस्ट्रल लिक्विड भी बोलेंगे। पांचवें को एस्ट्रल गैस बोलेंगे। चौथे को हम ईथरिक बोलेंगे, एस्ट्रल ईथरिक। तीसरे को सुपर ईथरिक बोलेंगे। इसको सब एटॉमिक बोलेंगे और इसको एटॉमिक बोलेंगे। तो पहला, ये सबसे सूक्ष्म जो सब प्लेन है किसी भी प्लेन का, एस्ट्रल तो सिर्फ एग्जांपल के लिए लिया है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक सब प्लेन ऑफ द प्लेन, जो भी वो प्लेन है। तो एस्ट्रल प्लेन में ये वाला जो होगा एटॉमिक सब प्लेन ऑफ द एस्ट्रल प्लेन, यहाँ पे ये हो जाएगा एटॉमिक सब प्लेन ऑफ द मेंटल प्लेन, और इधर फिजिकल में एटॉमिक सब प्लेन ऑफ द फिजिकल प्लेन। इन तीनों में जब सेकंड लोगोस की लाइफ आएगी और इन एटम्स को एनसोल करेगी, अपने आप को फ्यूज करेगी, प्रॉपर्टीज डालेगी, एनसोल करने का मतलब है उनके अंदर जान डालेगी, उनका उनकी आत्मा बन जाएगी उन एटम्स की, तो वो एटम्स को बोला गया है मोनाडिक एसेंस। वही लाइफ जब कंबाइन करेगी आपस में, ये एटम जब कंबाइन करेंगे और नीचे उतरेंगे, वही लाइफ इनको भी जब इंसोल करेगी
तो इनको बोला गया है एलिमेंटल एसेंस। इन सब को, बाकी 6 को बोला गया है एलिमेंटल एसेंस। यहाँ पे जो सेकंड लोगोस की लाइफ है, ये जब इंसोल करेगी तो इसको बोला गया है एलिमेंटल एसेंस। अब इसको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं कि क्या लिखा है इन्होंने, शायद थोड़ा हमें समझ में आ जाए। ये कहते हैं एलिमेंटल एसेंस इज अ नेम given to the stage of evolution to the monadic essence। monadic essence को की स्टेज को, कि किस स्टेज पे वो है, एवोल्यूशनरी स्टेज, उसको नाम दिया गया है। और इसको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि आउटपोरिंग ऑफ द स्पिरिट और डिवाइन फोर्स, सेकंड लोगोस की जो बात करी, इनटू मैटर। मोनाडिक एसेंस is the atomic matter of the astral plane ensouled by the life of the second logos। अभी हमने बात करी, it is his का मतलब second logos का clothing for vivifying and holding together of forms। when this monadic essence is energizing through the 3 great elemental kingdoms which precede the mineral, it is called by the name of elemental essence। यानी कि जब ये जो 6, यानी कि जब ये 6 के 6 सब प्लेन्स के ऊपर जो मैटर है, इसमें तो मेंटल मैटर है मेंटल प्लेन पे, यहाँ पे जो है एस्ट्रल मैटर है। एस्ट्रल मैटर किससे रिस्पॉन्ड करता है, किसको डिपेक्ट करता है, हमारी इमोशंस को। ये जो मैटर है जो विचारों को रिस्पॉन्ड करता है, और ये जो मैटर है जो इमोशंस को रिस्पॉन्ड करता है, ये जो मैटर है, जो एटम्स हैं, इनके अंदर जो सेकंड लोगोस की लाइफ है, जो मोनेडिक एसेंस के द्वारा इसके अंदर घुस रही है, इसको जब हम कंबाइन करते हैं इन दो सब प्लेन्स की लाइफ को जो इन एटम्स के अंदर मौजूद है, इसको हमने कहा है फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम। ये जो मैटर है, ये जो मैटर है इन दोनों का, जो हायर मेंटल प्लेन पे सेकंड और थर्ड के अंदर है, ये वाला जो मैटर है, इनके जो एटम्स हैं जिनके अंदर सेकंड लोगोस की लाइफ है, मोनाडिक एसेंस से मिली हुई, वहां से आई हुई। हम मोनाडिक एसेंस को भी छोड़ दें, हम कहेंगे सेकंड लोगोस की लाइफ जो इसके अंदर है, वो इस मैटर को एक्टिवेट करती है, वो सॉफ्टवेयर डालती है। जैसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर होता है ना, जैसे ये जो लिख रहा हूँ, ये जो जो सारा बन रहा है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है जिसकी वजह से हम ये कर पा रहे हैं। और जब मैं इसको चाहूँ तो इसको मैं गायब कर सकता हूँ, इरेज कर सकता हूँ। ये सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर इसके अंदर डलता है, इस वाले मैटर में भी, सेकंड वाले सबप्लेन में भी, और थर्ड वाले सबप्लेन में भी, हायर मेंटल प्लेन पे। ये वाला सॉफ्टवेयर कौन सा डलता है इनके अंदर, कि जब भी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स कोई भी जनरेट करे, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे वो देवास हो, जब भी वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करेंगे, तो ये वाले मैटर को, इस वाले मैटर को सेकंड और थर्ड सब प्लेन और फर्स्ट सब प्लेन, अगर और भी सटल है तो फर्स्ट को भी, तो तीनों को इस्तेमाल करेंगे। ये तीनों इस्तेमाल होंगे, और ये इसलिए इस्तेमाल होंगे उस थॉट को एक्सप्रेस करने में, उस एब्स्ट्रैक्ट थॉट को एक्सप्रेस करने में इस्तेमाल होंगे, क्योंकि इनके अंदर जो लाइफ आई हुई है सेकंड लोगों से, उसने ये टाइप का सॉफ्टवेयर इनमें डाला हुआ है। ऐसे ही जब कॉन्क्रीट थिंकिंग हम करेंगे, तो चौथा, पांचवा, छठा और सातवां सब प्लेन का जो मैटर है, वो मैटर कॉन्क्रीट थॉट्स को रिस्पॉन्ड करेगा। जैसे कि मैं अगर ये देखता हूँ ए, एक शब्द में, एक लेटर को मैं देखता हूँ ए, और अपने मन में आंखें बंद करके इसको बनाता हूँ, जैसे ये बनाया गया है, जैसा भी बनाया गया, अर्थ तिरछा जैसा भी बना है, इसको मैं अपने मन में आंखें बंद करके बनाता हूँ, तो मेरे मेंटल बॉडी के अंदर जो ये मैटर है इसका, इन मेरे मेंटल बॉडी में तो ये मैटर बना, इसी से बना हुआ मेंटल बॉडी मेरी, इसी मैटर से, लोअर मेंटल प्लेन के मैटर से। तो ये जो मैटर है वहाँ पे ये रिप्रोड्यूस होगा उस मैटर में, मगर क्यों? क्योंकि ये कॉन्क्रीट थिंकिंग है। अगर तो मैं कोई फिलोसफिकल थॉट को सोच रहा हूँ, तो फिर रिस्पॉन्स यहाँ आएगा, फिर इस ये वाला मैटर एक्टिवेट होगा।
अगर मैं अगर कीर्तन भजन में लगा हूँ और मेरे डिवोशन जागृत हो रहे हैं तो एस्ट्रल मैटर आएगा। अगर मेरे अंदर गुस्सा आ रहा है तो एस्ट्रल मैटर के जो है यहाँ पे इफेक्ट आएगा। तो ये सॉफ्टवेयर जो है इस टाइप के अंदर ये डाला गया है सेकंड लोगों से। इस तरीके से अगर हम समझें तो शायद हमारे को ज़्यादा समझ में आएगा। तो यहाँ ये लिखते हैं कि मैटर ऑफ दैट प्लेन, जो अभी हमने बात करी, वो प्लेन का मैटर वो केपेबल बन जाता है। ये सेकंड लोगोस ने जो अपनी एनर्जी डाली है वो केपेबल हो जाता है, उसमें एबिलिटी आ जाती है, उसके अंदर क्षमता आ जाती है कि वो अब रिस्पॉन्ड करे, अब वो रिएक्शन दे जब वाइब्रेशन सेटअप होंगी। अगर तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट्स की वाइब्रेशन सेटअप होंगी, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होगी, तो वो वहां पे जहां पे हमने कहा है उधर करेगा। तो वो जब वहां करेगा, जिस सेकंड और थर्ड सब प्लेन के अंदर ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से वो रिस्पॉन्ड करेगा, इस दोनों मैटर को, सेकंड और थर्ड सब प्लेन के मैटर को, और जो रिस्पॉन्ड करेगा ऐसे, उसको बोला गया है फर्स्ट एलिमेंटल किंगडम। जो कॉन्क्रीट थिंकिंग को करेगा, जो लोअर फोर्स सब प्लेन्स में होगा, उसको बोला गया है सेकंड एलिमेंटल किंगडम। और जो एस्ट्रल प्लेन में जो मैटर है वो जब रिस्पॉन्ड करता है फीलिंग्स को, उसको कहा गया है थर्ड एलिमेंटल किंगडम। जो मैटर है जो कॉम्बिनेशन में होल्ड करा जाता है उसको कहा जाता है एलिमेंटल एसेंस। यानी कि अगर मैंने मेरे अंदर डिवोशन की डिवोशन अराइज कर रहा है, भक्ति भाव बन रहा है, तो एस्ट्रल, जो मेरी बॉडी के अंदर एस्ट्रल मैटर है, जो मेरी एस्ट्रल बॉडी का मैटर है, वो इन्हीं से वो जो एस्ट्रल मैटर है उसके जो वो वाले जो मैटर जो भक्ति भाव से जो डिवोशन को रिस्पॉन्ड करता है, जो कि एलिमेंटल एसेंस डिसाइड करती है, जो सेकंड लाइफ जो सॉफ्टवेयर डाला है वो डिसाइड करता है, वो वाला एक्टिवेट होगा और वो एस्ट्रल फॉर्म बनाएगा। अगर आपने थॉट फॉर्म्स की किताब पढ़ी है या हमारे जो टॉक सुने हैं एस्ट्रल बॉडी पे और मेंटल बॉडी पे, तो वहाँ थॉट फॉर्म्स के बारे में पूरी पिक्चर्स के हिसाब से बताया गया है कि जब थॉट फॉर्म या डिज़ायर फॉर्म बनते हैं, तो वो जो फॉर्म्स बनते हैं वो उस मैटर से बनते हैं, मगर वो इसलिए बनते हैं क्योंकि एलिमेंटल एसेंस उसमें एक्टिव होता है। ये जो एलिमेंटल एसेंस है ये लाइफ है जो कि इस मैटर को होल्ड करके रख रही है। So matter held in such combinations is called elemental essence and is susceptible of being shaped into thought forms. तो अब हम समझते हैं कि एक तो एटम्स हैं, उनके अंदर सेकंड लोगोस की लाइफ है, और ये उस लाइफ की वजह से ये जो सिमिलर टाइप के जो रिस्पॉन्ड करने वाले, क्योंकि लाइफ आ गई तो उसमें वाइब्रेशन आ गई, वाइब्रेशन आनी चालू हो गई, जो एक टाइप की वाइब्रेशन करने वाले जो मैटर है वो आपस में इकट्ठा हो जाते हैं, और ये जो इकट्ठे हो जाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इकट्ठे होते हैं, हटते हैं, इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होते हैं, ये नेचुरल इनकी जो एबिलिटी है, इसको बोला गया एलिमेंटल एसेंस। ये इकट्ठे रहते हैं। फिर जब जैसे ही कोई थिंकिंग या थॉट आता है या जो कोई भाव आता है, तो ये आपस में खूब ज़्यादा हिल मिल जाते हैं, बहुत सारे करोड़ों करोड़ों आइटम से मिल जाते हैं और एक फॉर्म बना देते हैं। तो ये कहते हैं कि दे बिकम शेप्ड इनटू थॉट फॉर्म्स। बस इतना ही हम समझ लें, बाकी थोड़ा सा और अगर क्लियर नहीं है तो हम बाद में बात कर लेंगे। अब हम आते हैं 7 प्लानिटरी चेन लोगोय पे। अभी तक हमने देखा कि सोलर लोगोस हैं। सोलर लोगोस के बाद में हमने देखा कि 3 उनके अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, फर्स्ट लोगोस, सेकंड लोगोस और थर्ड लोगोस। इसके अलावा 7 और ऐसे सेंटर्स हैं या 7 ऐसे पॉइंट्स हैं जहां से, पॉइंट्स तो ठीक नहीं कहना, 7 ऐसे डिपार्टमेंट कह लें,
7 ऐसे न्यूक्लियस कह लें, कुछ भी कह लें, जिसके अंदर से सोलर लोगोस की लाइफ जो है वो ट्रैवल करती है, बाहर आती है सोलर सिस्टम में। इनको बोला गया है द 7 प्लानिटरी चेन लोगोय। लोगोय तो प्लूरल है लोगोस का। तो the solar logos contains within himself 7 planetary logoi, who are the centers of force within him, channels through which his force pours out. हिंदुओं ने इनको बोला है 7 sons of Aditi। इनको 7 spirits in the sun भी बोला गया है। इजिप्शियंस ने इनको बोला है 7 mystery gods। जोरोआस्टर या जोरास्ट्रियन के अंदर कहते हैं 7 amshaspends। जूस इनको 7 सेफिरॉत कहते हैं, और मुस्लिम्स इनको 7 आर्क एंजल्स कहते हैं। तो हम इसलिए इसलिए बताया गया कि ये ट्रेडिशंस के अंदर भी ये बात आती है, और हम थियोसफी में इनको 7 प्लानिटरी चेन लोगोय कहते हैं। Every religion points to them as standing round the manifested trinity of the logos। trinity of the logos कौन सी है? फर्स्ट logos, सेकंड logos, थर्ड logos, शिव, विष्णु और ब्रह्मा। इनके आसपास ये 7 होते हैं। They are the viceroys, as it were, of Ishvara in the vast empire of the solar system, each with his own kingdom administering its own department। हम इनको 7 प्लानिटरी लोगोय कहते हैं, और क्योंकि सारा का सारा जो सोलर लोगोस की जो एनर्जी है वो इन्हीं सातों के द्वारा आगे फ्लो करती है, और सोलर सिस्टम को बनाती है और डायरेक्ट करती है, जो भी करती है सारा कुछ इन्हीं के अंदर से होता है। इसलिए सोलर सिस्टम का सारा जो मैटर है वो इनकी ही, इन्हीं में से कहीं ना कहीं इन्हीं के इनसे ही निकल के आता है, कि इन्हीं सेंटर्स में से, इन्हीं चैनल में से आता है। इसलिए यहाँ हमारी बुक्स में कहा गया है कि देर इज नो पार्टिकल ऑफ मैटर एनीवेयर इन द सोलर सिस्टम which is not part of one or another of them। मोनैड भी जब आते हैं तो वो भी इन्हीं सेंटर्स में से होके आते हैं, और इसलिए इनको बोला गया है, अगर आप थियोसॉफी किताब पढ़ेंगे, रे, हम कहते हैं हर एक मोनैड की एक अपनी रे है और सब रे है। तो ये जो रे बोला गया है वो रे इसलिए बोला गया है कि अगर आप फर्स्ट प्लानिटरी लोगोय के थ्रू आए हैं तो आप फर्स्ट रे के व्यक्ति हो, अगर आप सेकंड से आए तो आप सेकंड के हो, थर्ड से आए तो थर्ड के हो। इन रेस के बारे में हमारी जो थियोसफी में जो किताबें हैं, एक तो जॉफरी हडसन की है द 7 ह्यूमन टेम्परामेंट्स, और एक अर्नेस्ट वुड की है द 7 रेस। उनको हम पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग जगहों पे इनर लाइफ, मास्टर्स इन द पाथ, वहाँ पे भी इनके बारे में काफ़ी हद तक हमें बताया गया है, और वहीं से मैंने भी ये सब लिया है। ये कहते हैं कि हर एक मोनाड जो है कोई ना कोई प्लानिटरी लोगों से आया है, और इसलिए उसके अंदर उस लोगोस के पार्टिकल्स या इन्फ्लुएंस ज़्यादा होगा बाकियों के मुकाबले। इफ अ मैन बिलोंग्स टू द ब्लू और डिवोशनल टाइप, मतलब कि 6th रे का है अगर वो, एंड हैज विजडम रे एज दिस सब टाइप, मतलब कि सेकंड जो विजडम रे है वो सेकंड रे उसका सब टाइप है। मेन इन्फ्लुएंस जो है वो डिवोशन का है, और विजडम रे जो है वो उसकी सब टाइप है। ये हमारे यहाँ पे जो मास्टर डी के जो बोले गए हैं, ये इसी टाइप के थे। उनकी जो रे है वो 6th है, और सब रे वो है सेकंड है। तो ये अगर सब टाइप है, ही विल बी वाइज इन हिज डिवोशन। हम पाएंगे कि वो उसकी डिवोशन, ऐसे व्यक्ति की भक्ति जो होगी उसके अंदर भी समझ बूझ होगी, ब्लाइंड नहीं होगी। बट इफ हिज सब टाइप इज ऑल्सो डिवोशनल, मतलब कि उसका मेन टाइप भी छठा है और उसका सबरे भी छठा है, प्योर प्योर भक्ति के अंदर है वो, देन ही मे बी ब्लाइंडली डिवोटेड, हैविंग नो डिस्क्रिमिनेशन, शुरुआती दौर के अंदर, and therefore unable to see any blemish
in the object of his worship. ऐसे लोग भक्ति मार्ग में बहुत तेजी से आगे जाएंगे और वो अपने ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप के अंदर कुछ भी गलती नहीं देख पाएंगे। कितना भी आप उनको समझा लो, वो नहीं समझ पाएंगे। धीरे धीरे बाद में जाके धीरे धीरे उनके अंदर जागृत होगी जब विवेक शक्ति, तो फिर आगे बात बढ़ेगी। ये ऐसे थोड़ा सा मैं एग्जांपल के लिए बताया गया है। अब हम स्टेज पे आ चुके हैं कि हम समझें सोलर सिस्टम के बारे में, हमें थोड़ा आइडिया आ चुका है। सोलर सिस्टम में जो ट्रिनिटी है, फर्स्ट लोगोस, सेकंड लोगोस, थर्ड लोगोस, ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जो हैं, इनके बारे में हमने थोड़ा बहुत समझ लिया है। और हमने थोड़ा बहुत अभी 7 प्लानिटरी लोगा के बारे में भी समझ लिया है, थोड़ा बहुत समझा है। इसको हम आगे जैसे अभी आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और क्लियर होगा। अब हम आते हैं एक और डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट पे, जो कि पेडिग्री ऑफ मैन के अंदर एनी बेसेंट जी ने बताया है और बहुत ज़्यादा रिवील नहीं करा है। हम समझ सकते हैं ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, और इन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करके हमें किस तरीके से जो हम समझ सकें, इतना कि हमारी क्यूरियोसिटी और हमारी जो है एक हमारे मन के अंदर एक स्ट्रक्चर बन सके सोलर सिस्टम, और वो कैसे कार्य करते हैं सोलर लोगस, इतना हमें इतना भर तक बताया गया है। ऐसा मेरा हिसाब है कि सोचना है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, डीपर होंगे, वैसे वैसे हमारी समझ बढ़ेगी, हमारे को और रिवील करा जाएगा। जो जो स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे उनको तो लिखित रूप में तो इतना ही बताया गया जो हम बात कर रहे हैं। बाकी तो जो होते हैं, जो डिसाइपल्स होते हैं, उनको और जो चीज़ें होती हैं, जो निटिग्रिटीज होती हैं, वो बताई जाती हैं। अब जैसे कि अब हम पढ़ेंगे क्रिएटिव हायरार्कीज, तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं कंफ्यूज हो जाएंगे कि भाई बात क्या हो रही है, क्या चीज़ है। तो सोलर सिस्टम, उसके अंदर 3 सेंटर्स हैं, फिर 7 सेंटर्स हैं जो इनको प्लानिटरी लोगाई बोला है, और फिर 12 क्रिएटिव हायरार्कीज हैं। ये टोटल जो है ये स्ट्रक्चर है जिससे सोलर सिस्टम या सोलर लोगोस कार्य करते हैं, पूरे सिस्टम को बनाते हैं। इसके अंदर वो जो है क्रिएटिव हायरार्कीज में बहुत सारी चीज़ें आती है, अभी हम देखते हैं। हायरार्की का मतलब तो हमें समझ में आता है कि कोई ऐसा सिस्टम, ऐसा जहाँ ऐसा ग्रुप जहाँ पे जो जो ग्रुप मेंबर्स हैं वो लेवल के हिसाब से रखे गए हैं। तो सबसे जो निचले लेवल के लोग हैं, फिर उससे ऊपर जो सुपीरियर लोग हैं, उससे ऊपर जो सुपीरियर लोग हैं, और उससे भी सुपीरियर लोग हैं। ऐसा एक स्ट्रक्चर, एक डिजाइन बना हुआ है, इसको कहते हैं हायरार्की। तो क्रिएटिव हायरार्की हमें शब्द दिया गया है, और ये 12 हैं, एंड दे आर बिजी विद द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द यूनिवर्स। हमारी जो अभी एवोल्यूशन है, मतलब सोलर सिस्टम जहां तक अभी तक पहुंच चुका है, खासकर जो हमारे स्कीम के अंदर, जो अर्थ स्कीम के अंदर जो हम बात करेंगे, तो इसमें से 12 में से 5 जो हैं उनका कार्य खत्म हो चुका है। जो भी उनका कार्य था वो खत्म हो चुका है, एंड दे हैव पास्ड अवे, वो निकल चुके हैं। और हमारे जो स्कीम के अंदर जितने भी सबसे ज़्यादा डेवलप्ड टीचर्स हैं, वो भी उनको अब कम्युनिकेट नहीं कर पा सकते। तो वो 5 तो जा चुके हैं, सिर्फ 7 ही बचे हैं 12 में से। तो क्रिएटिव हायरार्की जब चालू हुआ था सोलर सिस्टम, हमारी स्कीम भी जब स्टार्ट हुई थी, तो 12 से स्टार्ट हुई थी, और 5 का कार्य पूरा हो गया। अब उनकी जरूरत नहीं है, सिर्फ 7 बचे हैं। अब 7 का कार्य चल रहा है, अब वो 7 के बारे में हमारे को बताएंगे। एनी बसंत कहती हैं कि हम एक थोड़ी सी झलक की कोशिश करते हैं, लेट अस ट्राई, कोशिश करते हैं एक झलक लेने की उनके मेन मेन पॉइंट्स के बारे में, क्योंकि हमें ज़रूरत है, फॉर वी नीड, कितना भी वेग हो, टू कैरेक्टराइज ईच ऑफ देम, उनको समझने के लिए कुछ ना कुछ पॉइंट्स हमें हम पे पढ़ लेने चाहिए, ताकि हम
टोटली अनजान ना हो कि बात क्या हो रही है। कभी भी हम आगे जब हो सकता है आगे आने वाले जो लोग हैं इसको और डिटेल में बताएं, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या बात हो रही है। इसलिए इन्होंने रिवील करा है, जो हमारे टीचर्स हैं जो हमसे आगे पहले गए हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी में। पहले तीन जो क्रिएटिव हायरार्कीज हैं, जो पहले तीन ग्रुप्स हैं, 7 ग्रुप, 12 में से 12 ग्रुप ऑफ बीइंग्स में से 7 जो ग्रुप्स हैं वो बचे हैं। उनमें से जो पहला, दूसरा और तीसरा ग्रुप जो है, वो ग्रुप को हम कहेंगे अरूपा ग्रुप। उनका रूप कोई नहीं है और उनके बारे में हमें बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। सिर्फ उनके बारे में जो बताया है वो यही है, इससे ज़्यादा बताया नहीं कुछ। द फर्स्ट कम्स द ऑर्डर। ऑर्डर मतलब वो ग्रुप क्रिएटिव हायरार्की का, दैट इज ओनली डिस्क्राइबेबल बाय वर्ड्स कनेक्टेड विद फायर। दे आर therefore called formless fiery breaths, lords of fire, divine flames, divine fires, fiery lions, lions of life। कुछ हमें समझ में आया? कुछ भी नहीं। Name after name, epithet after epithet, all circling around the attribute of fire. For they, it is written, are the life and the heart of the universe, the self, the cosmic will, and through them, इनका काम क्या है? Through them, इनके जरिए से, comes the divine ray of supreme self that awakens the self in the monad of man। हमारे मोनाड के अंदर जो विल एस्पेक्ट है, हमारे मोनाड में जो विल एस्पेक्ट है, उसकी जागृति, उसको एक्टिवेट करना, उसको कि वो कार्य कर सके, वो इनके द्वारा आता है। बस इतना ही मेरे को भी समझ में आया, शायद किसी और को ज्यादा समझ में आए तो बाद में वो बता दें। इनके बाद below them comes the second great hierarchy or the second order or the second group, जिसके दो फोल्ड होते हैं, उसके अंदर दो चीजें होती हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड टू फोल्ड यूनिट्स, फायर एंड ईथर। और ये क्या करते हैं? दे अराउज द सोल इन द मोनाड ऑफ मैन, मतलब कि विजडम। दे आर द विजडम ऑफ द सिस्टम। तो ये जो मोनाड है उसके अंदर विजडम एस्पेक्ट जो है उसको अराइज करते हैं, उसको जागृत करते हैं। Below them again is the third, the grade of the cosmic mind. This is the triad of fire, water and ether, or cosmic activity that bestows, मतलब देती है मोनाड को वो एक्टिविटी कि वो कुछ कार्य कर सके, एनर्जी देती है कि वो इफेक्टिवली कुछ कार्य कर सके। तो ये तीन जो मोनाड के अंदर जो एस्पेक्ट्स हैं, किसी भी कॉन्शियसनेस में तीन होती हैं बातें। एक होता है विलिंग, एक होता है नोइंग, और एक होता है एनर्जाइजिंग या एक्टिविटी। ये बात बताई है एनी बसंत ने थॉट पावर किताब में कि किसी भी चेतना के अंदर तीन एस्पेक्ट होते हैं। तो मोनाड के अंदर भी, जो कि एक चेतना है जहाँ से सब आते हैं हम लोग, तो मोनाड हमारे हर एक व्यक्ति का एक अपना मोनाड है, वहीं से हम आए हैं। हमारी ईगो के अंदर भी और पर्सनालिटी के अंदर भी, इसलिए ये ट्रिप्लिसिटी रिफ्लेक्ट करती है विलिंग की, नोइंग की और एनर्जी या एक्टिविटी की। ये तीन एस्पेक्ट होते हैं कॉन्शियसनेस के, चेतना के। दीज आर दी फॉर्मलेस क्रिएटिव ऑर्डर्स। इतना हमारे को इनके बारे में ऐसे बताया है, पहले तीन के बारे में। उसके बाद में बात करते हैं, बिलो दीज कम द क्रिएटिव ऑर्डर्स हैविंग फॉर्म्स। तो जो पहला जो क्रिएटिव ऑर्डर है जो कि फॉर्म्स के अंदर आता है, वो है हायरार्की ऑफ ह्यूमन मोनैड्स। मोनैड्स के अंदर भी हायरार्की है। कोई बहुत हाईली डेवलप्ड मोनैड है, कोई नहीं है, हमें ज़्यादा इसके बारे में डिटेल नहीं दी गई है, मगर इनके अंदर भी एक हायरार्की है। और इस हायरार्की को बोला गया है हायरार्की ऑफ ह्यूमन मोनैड्स, और ये 4th नंबर पे क्रिएटिव हायरार्की या क्रिएटिव ऑर्डर का नंबरिंग में आता है। Not yet having left the bosom of our highest father, मतलब फर्स्ट लोगोस के अंदर होते हैं ये मोनाड्स।
तो these are also called the imperishable lives. पांचवा जो है, the fifth hierarchy is named crocodile और सिंबल बताया गया है पेंटागन। और ये डुअलिटी होती है इसके अंदर, ये स्पिरिचुअल डुअल और फिजिकल एस्पेक्ट इसमें होते हैं, तो मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, एट वॉर विद ईच अदर, बैलेंस बना के रखते हैं, डुअलिटी रिफ्लेक्ट करते हैं ये। दे आर कॉल्ड द असुरास, दे आर द बीइंग्स ऑफ ग्रेट स्पिरिचुअल पावर एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, बट हाइड डीप विद इन देमसेल्व्स द जर्म, द एसेंस ऑफ अहंकार, that eye-making faculty which is necessary for human evolution। और ये beings जो हैं कहाँ से आए हैं? जो हमारी फर्स्ट प्लानिटरी चेन थी वहां से आए हैं। अगर अर्थ स्कीम में हम देखें 7 प्लानिटरी चेन्स हैं, उसका जो फर्स्ट प्लानिटरी चेन, अभी हम किस पे हैं? अभी हम हमारी फोर्थ चेन चल रही है अभी, प्लानिटरी चेन। तो जो फर्स्ट प्लानिटरी चेन जब खत्म हुई, उनमें से कुछ बीइंग्स जो हैं वो हमारे को हेल्प करने के लिए तब से चले आ रहे हैं। इनको नाम दिया गया है असुरास का, और इनका काम क्या है? ये मिस्टीरियस वर्क है। किसी तरीके से हमारे अंदर हमारी पर्सनालिटीज जब डेवलप होती हैं, जब हम आते हैं मनुष्य के रूप में, तो इसके अंदर अहंकार के रूप में वो कुछ देते हैं, जो अहंकार अराइज होता है, आई मेकिंग फैकल्टी आती है। इसके बिना पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी। अगर पर्सनालिटी में स्ट्रेंथ नहीं आएगी तो आगे एवोल्यूशन नहीं चल पाएगी। तो पहले शुरुआती दौर में पर्सनालिटी के अंदर स्ट्रेंथ आनी जरूरी है। छठा जो है, छठे वाले को हम कहते हैं अग्निश्वतास। अग्निश्वतास जो हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड सिक्स फोल्ड ध्यानीस। दे आर द फ्रूटेज ऑफ द सेकेंड प्लानिटरी चेन। दे इंक्लूड देवास और एलिमेंटल्स, मतलब कि जितने भी नेचर स्पिरिट्स हैं, जो भी कार्य जो हो रहा है मिडिल किंगडम का मतलब है जो फिजिकल बॉडी और आत्मिक बॉडी को छोड़ के बुद्धिक, मेंटल, एस्ट्रल, ये जो तीन हैं, इनको बोला गया है मिडिल किंगडम। दे गिव टू मैन ऑल बट द आत्मा एंड द फिजिकल बॉडी, एंड सो आर कॉल्ड द गिवर्स ऑफ द 5 मिडल ह्यूमन प्रिंसिपल्स। They guide the monad in obtaining the permanent atoms connected with these principles। अगर हमें टाइम मिलेगा कभी आगे चल के, तो स्टडी इन कॉन्शियसनेस में बताया गया है डिटेल में कैसे जो है मोनाड के अंदर परमानेंट एटम्स को अटैच करा जाता है सूत्र आत्मा के साथ में, और कौन उसको करने वाले जो एजेंसीज हैं। और जो आखिरी हायरार्की है, इनको बोला गया है लूनर पिथरीज और द बरिशद पिथरीज। ये हमारे फिजिकल एवोल्यूशन से कनेक्टेड हैं, और ये वो हाई लेवल के बीइंग्स हैं जो कि थर्ड ये मून चेन के अंदर, थर्ड चेन के अंदर, ये जैसे ये सेकंड प्लानिटरी चेन से आए थे, ये थर्ड प्लानिटरी चेन के जो जो सक्सेसेस थी वहां से ही आए हैं हमारी चेन के अंदर, हमारे फोर्थ चेन के अंदर, अर्थ चेन के अंदर हेल्प करने के लिए। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि 7 ग्रेट ऑर्डर्स या हायरकीज हैं जो कि हेल्प कर रही हैं वर्क टू डायरेक्ट द अनफोल्डिंग ऑफ स्पिरिचुअल पावर्स इन द यूनिवर्स ऑफ मैटर। आज का टाइम तो कंप्लीट हो गया है। अगली बारी हम मनुज और जो टीचर्स हैं, और हम देखेंगे कि कैसे कैसे 5 प्रकार के मनु होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, फिर कैसे एक प्लैनेट को उसका इनर गवर्नमेंट कैसे बनती है, उसमें कौन कौन से बीइंग्स इन्वॉल्व हैं, ऑकल्ट हायरार्की क्या है, और एक प्लैनेट के अंदर लाइफ को कैसे गाइड करा जाता है। इन बीइंग्स जो हैं जो एवोल्यूशन को गाइड कर रही है, वो कैसे गाइड करते हैं, और कैसे रेसेस को वो इवॉल्व करवाते हैं। फिर कैसे एक प्लैनेट पे जब लाइफ खत्म हो जाती तो एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट पे लाइफ को कैसे शिफ्ट करा जाता है, फिर एक चेन से दूसरी चेन में कैसे शिफ्ट करा जाता है, क्या क्या उसके
एंड पॉइंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं सोलर सिस्टम या डिवाइन प्लान के पार्ट बनती हैं। आज जो हमने करा है वो ABCD है, ABCD ही कर रहे हैं। आगे जाके ये भी, आगे भी थोड़ा सा ABCD और चलेगी, उसके बाद जाके हमें फिर बहुत अच्छा लगेगा जब समझ में आना चालू हो जाएगा, और फिर एक्चुअली डिवाइन प्लान हमारे को और इंटरेस्टिंग लगेगा। आज हो सकता है थोड़ा सा ड्राई लगा हो, जैसे कि इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो यहाँ पे मैं अब आपका धन्यवाद देते हुए आज का ये मैं ख़त्म करता हूँ। हाँ जी, आज का जो है टॉपिक, जो लेक्चर है मेरी तरफ से, वो टॉक जो है अब मैं उसको समाप्त करता हूँ। कोई भी सवाल, कोई भी ऐड करना हो कुछ भी, तो मोस्ट वेलकम। सर, जी जी बोलिए। आपने अभी ये किसी भी चेतना के अंदर तीन चीज बताई थी, बिलिंग, एनर्जी और एक क्या था सर? विलिंग, नोइंग, एनर्जी। नोइंग। विल, विजडम, एक्टिविटी, जो नॉर्मल भाषा में बोला जाता है। तो ये नोइंग क्या चीज है सर? नोइंग मतलब प्रज्ञा। अच्छा, प्रज्ञा। प्रज्ञा। जी, ठीक। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू जीनो मास्टर जी। और मेरे ख्याल से अगर किसी को कोई सवाल पूछना है। ये सारी फोर्सेस है कि बीइंग्स हैं? प्लैनेटरी लोगोय, क्रिएटिव हायरार्कीज, ये सारे लोगोस। बीइंग्स हैं, ये बीइंग्स हैं। अ, मगर हमारे लिए वो फोर्सेस की तरह ही हैं। वो इतने, जैसे हम सोलर लोगों को क्या बोलेंगे, बीइंग ही बोलेंगे। बीइंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एक यूनिट की तरह है। हाँ, क्योंकि पैराडॉक्सिकल है, सब एक दूसरे के साथ में मर्ज्ड भी हैं और अलग से कार्य भी कर सकते हैं। जैसे बुद्धिक प्लेन के बारे में बताया गया ना, कि बुद्धिक प्लेन पे जब व्यक्ति की चेतना पहुंचती है तो वो पूरे अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है, सबके साथ डिजॉल्व हो जाता है। जैसे कि वो ड्रॉप जो है ओशन में, वो डिजॉल्व हो जाती है, मिक्सअप हो जाती है। साथ ही साथ वो अपनी इंडिविजुअलिटी भी बचा के रखती है। धन्यवाद सुषमा जी। वो अपनी इंडिविजुअलिटी भी बचा के रखती है। तो ये दोनों जो है कार्य होते हैं एक साथ। तो दोनों कार्य इसलिए पैराडॉक्सिकल लगते हैं। तो हम अपने को समझने के लिए हम बोलेंगे बीइंग्स हैं। जी सर, थैंक यू। और इसको हायरार्की बोला गया है, इसलिए और भी ज़्यादा ये स्ट्रांग होती है बात कि ये बीइंग्स हैं। जैसे हम मनूस की जब हम बात करेंगे, कि मनूस की भी जो ग्रेड्स हैं अलग अलग, वो भी हम जब समझ में आएगा तो और क्लियर होगा। और जो हाईएस्ट मनु जो हैं हमारे इस स्कीम के अंदर, उनको ही, या जो सोलर सिस्टम है, उन्हीं को प्लानिटरी लोगोस बोला गया है। जो 5 प्रकार के जो मनूस हैं। एक्सलेंट प्रेजेंटेशन डॉक्टर, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। बात तो सब समझ में आ जाती है, लेकिन जब उसको खुद एक्सप्रेस कर पाए तब लगेगा कि उसको जज्ब कर लिया, एस्टिमेट कर दिया। बहुत अच्छे तरीके से आपने, जैसे क्लास में पढ़ाता है एक टीचर, वैसे आपने पढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोशिश तो थी, मुश्किल है टॉपिक बहुत, और उसको धीरे धीरे बोलना, और ये उम्मीद रखना कि समझ में आ जाएगा, लोग बोर ना हो, या उनके ऊपर से निकल ना जाए, ये बैलेंस करने के लिए कोशिश थी बस। इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जी 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 जी।
बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत इंटरमिंगल है एक दूसरे से। जी यार बोर होने की तो कोई बात ही नहीं कि अपना 1 घंटा कैसे निकल गया पता ही नहीं पड़ा। उत्सुकता बढ़ती गई कि आगे क्या बोलेंगे आगे क्या बोलेंगे। बहुत जी अच्छा रहा सर, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। ठीक है, समय को बांध दिया सर आपने। थैंक यू नवीन जी। Zeno Master ji, you wanted to say something? No, no. Just wanted to thank you for your beautiful explanation, sir. Thank you, sir, that you could appreciate what was. Okay, yes, yes. That you could understand something out of it. Thank you very much. Yes, sir. Yes, sir. Thanks to you. मेरा सजेशन है हम लोग जो है द सोलर सिस्टम आर्थर ई पावेल की किताब को धीरे धीरे आराम से अगर अपने लॉजेस के अंदर लेके पढ़ें या खुद अपने घर में अगर पढ़ें। अगर हार्ड कॉपी नहीं है तो सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है कंप्यूटर पे, इंटरनेट पे। और जिनको चाहिए तो मैं उनको भेज सकता हूँ ईमेल अपना, वो मेरे को भेज दें या माथुर जी को भेज दें, तो हम लोग जो है कर लेंगे। थैंक यू मृणाल जी। हम उनको जो है कर लेंगे, उनको ईमेल कर देंगे किताब के साथ में, तो पढ़ें तो ये अच्छा हो जाएगा। थियोसॉफिकल स्टूडेंट को ये एक्सपेक्टेड है कि ये सब चीज़ें हमें आनी चाहिए समझ में, जो डिवाइन प्लान है। कम से कम इसीलिए इन्होंने हमारे को दी है। सीक्रेट डॉक्टर में जाएंगे तो और डिटेल में जाएंगे, जैसे प्लानिटरी चेन लोगोस के बारे में अगर आप जाएंगे वॉल्यूम 3 के अंदर, तो वो और डिटेल में बात करते हैं और कलर्स के साथ में जोड़ते हैं, साउंड के साथ में जोड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई हैं, तो और दिमाग जो है घूम जाता है फिर। तो इसके अंदर ही जो है हम अगर समझ लें थोड़ा थोड़ा और आगे चलें तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो इसके साथ मेरे ख्याल से और अगर कोई कमेंट नहीं है तो मैं अब मीटिंग को क्लोज करता हूँ। माथुर जी, और तो कोई कमेंट नहीं है? कोई और बात है? कोई अनाउंसमेंट कोई? नहीं, अनाउंसमेंट कोई नहीं है। थैंक यू, बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया हम लोगों के लिए, कम से कम पढ़ने के लिए सोलार सिस्टम बुक को, और आपने रास्ता प्रशस्त किया। कुछ तो समझ आता है तो आगे हम लोग पढ़ सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अब हम मीटिंग को क्लोज करेंगे विद द यूनिवर्सल प्रेयर। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Thank you.